हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंथेसिस जो टॉपिक नया स्टार्ट किया था, जिसका पहला वीडियो मैंने डाला था, जिसमें कि हमने बाय यूजिंग पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ये हमने बताया था पहले वीडियो में। आज उसी के तहत सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसके द्वारा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। देखिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमें करीब 6-7 नियमों का प्रयोग करना है। हर नियम को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप सिंपल सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। और सिंपल सेंटेंस हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, कंपाउंड हो गए, इनको समझने के लिए हमें नियमों को ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर नियम हम नहीं समझेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम आते हैं, हमने जो पहला नियम बताया था नॉमिनेटिव, वो पहला जो पार्टिसिपल का प्रयोग बताया था, पार्टिसिपल बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब पे भाग है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्रियाएँ बताई थी हमने कि ये क्रियाएं जो होती हैं टेंस के अनुसार या वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती हैं, वो बनी रहती हैं। और जो हमारा दूसरा नियम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम, यहाँ पर भी हमें कुछ पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। तो आइए हम उनको बताते हैं आपको। पहले तो आप ये समझ लें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या चीज़। नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट माने होता है स्वतंत्र। अब देखिए, पिछले जो नियम था हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग, उसमें हमने बताया था कि जहाँ पर दो कार्य किए जा रहे हों तो, लेकिन वहाँ पर हमारा एक ही सब्जेक्ट था जो दो कार्य कर रहा था। जैसे मैंने सांप देखा, मैं भाग गया। आई सा स्नेक, आई रैन अवे। चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया। द थीफ सा द पुलिसमैन, ही रैन अवे। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। उसने अपना काम समाप्त किया, घर चला गया। कहने का मतलब वहाँ पर हमारा एक ही सब्जेक्ट था जो दो कार्य कर रहा था। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो नियम हमारा आएगा, ये इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट होंगे और दो अलग अलग कार्य कर रहे होंगे, यानी दो कर्ता के द्वारा अलग अलग दो कार्य किए जा रहे होंगे। वहाँ पर हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, जिसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब वहाँ पर क्रिया जो थी दो, तो वहाँ पर क्रिया को तो हमने एक को पार्टिसिपल बनाया था और एक को फाइनाइट वर्ब में प्रयोग कर दिया था। अब सब्जेक्ट को क्या करेंगे। अब जैसे एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब बहुत सोचेंगे विचारेंगे तो हम उसमें क्या बना सकते हैं कि अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर लड़के खड़े हो गए, यही तो बनेगा। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर लड़के खड़े हो गए, यानी जो पहला हमारा सब्जेक्ट है अध्यापक, उसका न तो कर्ता न तो क्रिया से कोई मतलब है, न सहायक क्रिया से मतलब है, न किसी टेंस से मतलब है। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर किस टेंस का हो सकता है, यहाँ तो कोई टेंस है ही नहीं इसमें। तो वो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, एब्सोल्यूट हो गया, यानी स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया। उसका क्रिया और सहायक क्रिया से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको जब हम हिंदी बनाएंगे, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर लड़के खड़े हो गए, तो अब हमारा जो पहला कर्ता है, यानी जब इसको सिंपल बनाएंगे तो जो हमारी क्रिया है, इस क्रिया को, इसको अगर सेकेंड फॉर्म की क्रिया लगी हुई है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का अगर वाक्य है, तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हमारे वाक्य जो पहले वाक्य की क्रिया अगर सेकेंड फॉर्म में है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा अपने स्थान पर बना रहेगा, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म की, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए प्रयोग की जाएगी। यानी जो सेकेंड फॉर्म की क्रिया है या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, उसमें हम क्रिया के पहले थर्ड फॉर्म क्रिया लगाएंगे और उसके पहले हैविंग का प्रयोग करके उस वाक्य को हम उस वर्ब को क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। यानी जो पहले वाक्य की क्रिया है उसको किस बदलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हम सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अपने स्थान पर बना रहेगा। सिर्फ हमारी जो क्रिया है उसको बदलना है, उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है। परफेक्ट पार्टिसिपल हमने बताया था कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा द टीचर हैविंग इंटर द क्लास।
और सेकंड जो वाक्य है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल दूसरे वाक्य को सिर्फ कामा लगा के जोड़ देना है। तो द टीचर हैविंग इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। फिर से देख लीजिए इस नियम को जरा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे दोनों तरफ के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इधर टीचर है इधर स्टूडेंट्स है, इस नियम का प्रयोग तभी करेंगे जब जिस वाक्य में दो सब्जेक्ट अलग अलग कार्य कर रहे होंगे। इसके अलावा कहीं पर इसका प्रयोग नहीं करना है आपको। तो जहाँ पर दो सब्जेक्ट अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो पहले वाक्य की कर्ता को, पहला जो सब्जेक्ट है इसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। यानी अगर सेकेंड फॉर्म की क्रिया है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है तो उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, और दूसरे वाक्य को केवल कामा से जोड़ना है। समझ में आ गया ना? यानी दूसरे वाक्य को सिर्फ कामा लगा के जोड़ दीजिए, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। इसके बाद आते हैं, अब मान लीजिए जैसे वाज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, यानी बी क्रिया का प्रयोग है। बी क्रिया सब लोग जानते हैं, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज और वर। ये अगर इनका प्रयोग बी का प्रयोग है तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यानी अगर वाक्य में इट के जैसे वाज लगा हुआ है, इज लगा है, आर लगा है, तो वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए वाज वेयर को हटा करके, इज एम आर को हटा करके बी क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी बीइंग कर देंगे। तो वाक्य लिखा है इट वाज कोल्ड नो वन वेंट आउट, तो इट बीइंग कोल्ड नो वन वेंट आउट। तो ये हमारा वाक्य बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे वाक्य में बी क्रिया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लीजिए चाहे तो, यानी बीइंग का मतलब बी क्रिया का प्रयोग है तो उसे हम उसको बीइंग में बदल देंगे, और दूसरे वाक्य को फिर उसी तरह से कामा से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या परिवर्तन किया, इज एम आर वाज वेयर है तो बीइंग का प्रयोग कर दिया। पहले वाक्य में क्या किया था, सेकेंड फॉर्म की क्रिया थी तो उसको हमने किस में बदल दिया था, हैविंग यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला था। अगर बी क्रिया है तो वहाँ पर हम उसको बीइंग में बदल देंगे। ये दो नियम हो गए। आइए अब तीसरे नियम में। अब देखिए जैसे मान लीजिए उसमें हमने बताया था पार्टिसिपल में कि अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस है, अब पैसिव वॉइस कैसे, जैसे लिखा हुआ है द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, फुल स्टॉप। और इसके बाद है द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है द आर्मी फ्लेड, यानी कैप्टन मारा गया और आर्मी फ्लेड, सेना भाग खड़ी हुई। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने पहले बताया था कि अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग है यानी बी क्रिया का प्रयोग है तो हमने उसको बताया था बीइंग बदल दीजिए। अब यहाँ पर वाज लगा हुआ है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म क्रिया है। अब अगर ध्यान होगा दिमाग में आपके, अगर जोड़ डालिए तो वाज, वर या इज, एम और आर के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो हम उस वाक्य इसको हम कौन से वाक्य बता सकते हैं, कौन सा वाक्य कह सकते हैं, इसको हम पैसिव वॉइस, इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। यानी इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होता है। कब होगा, जब इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा होगा, यानी वर्ब लगी होगी थर्ड फॉर्म में, तब वहाँ पर हम उसको पैसिव वॉइस मानते हुए वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कौन अरे वो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैविंग, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल ही रहेगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस नियम को कैसे समझेंगे, अभी तो हमने बताया इज, एम, आर, वाज, वेयर को हटा के बीइंग लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर देखिए क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर वर्ब नहीं होगा। जैसे हमने बताया था इट वाज कोल्ड, इट वाज कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड क्रिया नहीं है, यहाँ पर नाउन है।
नाउन कह दीजिए या एडजेक्टिव कह दीजिए। यहाँ पर कोल्ड तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब नहीं है, अगर वर्ब नहीं है तो फिर वहाँ पर अगर मान लीजिए वर्ब यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हटा के बीइंग लगा देंगे। लेकिन जैसे ही इज एम आर वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो वो हमारा वाक्य किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में। ये बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल बैठा लीजिए कि अगर इज एम आर वाज वेयर के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो वो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होगा। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो वाज है वर है उसको हटा करके हैविंग बीन का प्रयोग कर देंगे। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन हो गया और क्रिया इसमें लगाई है किल्ड, और दूसरा वाक्य फिर से कामा से जोड़ देंगे। दूसरे वाक्य में हमें कोई कुछ नहीं करना है, द आर्मी किल्ड, मतलब क्या हो गया, कैप्टन के मारे जाने पर सेना भाग खड़ी हुई। तो ये चीज़ अब देखिए बस केवल पहचान करनी है आपको। अब मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए इज एम आर वाज वेयर लगा हुआ है, इज एम आर वाज वेयर बाद क्रिया नहीं लगी हुई है, तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे, इज एम आर को किस में बदल देंगे, बी में बदल देंगे। और इज एम आर वाज वेयर के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, हैविंग बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म क्रिया का लगा होगा तो उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा। ये काम दूसरे वाक्य को कुछ नहीं करना है, केवल आपको कामा लगाना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ उदाहरण और देते हैं इसी के। अब जैसे लिखा हुआ है द टीचर वाज absent, the teacher was absent, full stop, the boys did not work, did not work। इसी तरह एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे लिखा है द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन, फुल स्टॉप, वी वेंट होम, वी वेंट होम। अब जिससे वाक्य लिखा हुआ है, अब दोनों वाक्यों में देखिए यहाँ पर भी वाज लगा है, यहाँ पर भी वाज लगा है। यहाँ पर अब्सेंट है, क्रिया नहीं है, यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म है। अब अंतर समझ में आ रहा होगा आपको शायद कि यहाँ पर अब्सेंट यानी अनुपस्थित है, टीचर अनुपस्थित था। यहाँ पर क्या है, काम किया गया, यानी ये आपका थर्ड फॉर्म और वाज ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये हमारा वाक्य कैसा है, पैसिव है। तो अब क्लियर हो गया। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, द टीचर, यहाँ पर वाज को बदलेंगे बीइंग में, बीइंग अब्सेंट, फिर कामा लगा दिया, द बॉयज डिड नॉट वर्क। ये बन गया हमारा। अब दूसरे वाक्य कैसे बनाएंगे, द वर्क, अब यहाँ पर पैसिव की वजह से क्या लग जाएगा, हैविंग बीन डन, और फिर कामा लगा, फिर वी वेंट होम। बन गया हमारा वाक्य। तो ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग था। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। अगर पहले वाक्य में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो वहाँ पर हम हैविंग लगाएंगे और जो वर्ब है उसको हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, अगर मान लीजिए बी क्रिया का प्रयोग है, बी वर्ब, बी क्रिया का प्रयोग है, तो वहाँ पर हम इसको बदल देंगे बीइंग में। अब बी का मतलब समझ लीजिए क्या है, बी का मतलब है इज, एम, आर और वाज वर। ये आपका अगर बी का प्रयोग है तो बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। इसी तरह से मान लीजिए वाक्य पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस कोई पैसिव वॉइस है, ये नहीं कि अब केवल इज एम आर वाज वेयर ही प्रयोग हो। अब वहाँ पर पैसिव वॉइस अगर दिया हुआ है, अब पैसिव वॉइस पहचानने के लिए क्या करेंगे, इज एम आर वाज वेयर कैन कुड शुड वुड बी जितना भी होता है सब उसके बाद थर्ड फॉर्म क्रिया का लगा होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस होने पर वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे 3 नियम हो गए। इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग करना है।
पैसिव वॉइस में अब ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भी वाज लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा और यहाँ भी इज एम आर वाज वेयर लगा है। तो जब इज एम आर वाज वेयर के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में हो तो समझ लीजिए वो आपकी पैसिव वॉइस है, तो वहाँ पर हम हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कर्ता अपने स्थान पे, सब्जेक्ट अपने स्थान पे रहेगा, उसको हम नहीं बदलेंगे, उसको नहीं बदलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों कर्ता अलग अलग हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक कर्ता से इस्तेमाल से बन जाएगा वाक्य, तो जब दो कर्ता अलग अलग हैं, दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला सब्जेक्ट अपने स्थान पे, केवल वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, यानी सेकंड फॉर्म की क्रिया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बदला जाएगा। बी लिखा है तो बी को बीइंग कर दीजिए, यानी बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर लिखा है तो बीइंग कर दीजिए। और पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वेयर बी के साथ अगर क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो वहाँ पर आप हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म लगाते हुए दूसरे वाक्य को कॉमास केवल जोड़ दीजिए और दूसरे वाक्य में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, बिल्कुल इजी नियम है। ये जो पहला नियम बताया था पार्टिसिपल, वही सेम यहाँ पर भी है, बस अंतर क्या है, वहाँ पर हमने वर्ब को चेंज किया था यानी पार्टिसिपल बनाया था, यहाँ पर भी वर्ब को पार्टिसिपल बनाने के साथ साथ हम वहाँ पर सब्जेक्ट में परिवर्तन है। वहाँ पर हमने केवल एक सब्जेक्ट यूज़ किया था क्योंकि दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट थे, यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट होने के कारण सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेंगे, केवल हम पार्टिसिपल बदलेंगे यानी वर्ब का रूप बदलते जाएंगे। सेकेंड फॉर्म वर्ब है तो हैविंग लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म कर दीजिए। इज एम आर वाज वेयर लगा हुआ है तो वहाँ पर बीइंग लगा दीजिए। अगर इज एम आर वाज वेयर के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में लगी है यानी वाक्य पैसिव वॉइस में है तो वहाँ पर हैविंग बीन लगा दीजिए, कर्ता अपने स्थान पर रहेगा और दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ दीजिए। ये आपका बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम था। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसके बाद इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। धन्यवाद।